नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं आपके साथ जायसवाल सर। सभी प्यारे मित्रों का, सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का वेलकम, अभिनंदन है दोस्तों टीचर्स फैमिली शिक्षकों के परिवार पर। पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, बात करने वाले हैं पर्यावरण एनसीईआरटी के सुपर 30 की बात करेंगे। जी हाँ, सुपर 30 यानी कि 30 क्वेश्चन की बात करेंगे। जो हमारा टारगेट 30 ऑफ 30 है, तो सुपर 30 एमसीक्यू जब चालू हो गया, पार्ट पहला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन की बात करेंगे, साथ ही साथ एक मॉक क्वेश्चन भी रहेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे, और लाइक शेयर करते रहें, क्योंकि यह शिक्षा का चैनल है, टीचर्स फैमिली है, शिक्षकों का परिवार है, आवर फैमिली है, आपका अपना परिवार है। पहला प्रश्न है दोस्तों, लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? जी हाँ, लावा, हम लावा की बात कर रहे हैं। तो लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? लेटेराइट मिट्टी का, जलोढ़ मिट्टी का, काली मिट्टी का, या लाल मिट्टी का? आपको ओपिनियन, आपका फीडबैक, आपका कमेंट क्या कहता है दोस्तों कि लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो आपका जो आंसर होना चाहिए वह होना चाहिए दोस्तों काली मिट्टी। जी हाँ, लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो काली मिट्टी का निर्माण होता है। सी ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है? ऐसी मिट्टी का नाम बताइए प्यारे मित्रों, जो आपके जैव पदार्थों से भरपूर होती हो। क्या वह मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है, काली मिट्टी है, दोमट मिट्टी है, या दोस्तों लाल मिट्टी है? सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। ऐसी मिट्टी जो जैव पदार्थों से भरपूर होती है वह दोस्तों हमारी काली मिट्टी कहलाती है। जी हाँ, काली मिट्टी जो होती है वह जैव पदार्थों से भरपूर होती है। सभी प्यारे मित्र जानते हैं कि प्राकृतिक रूप से जंगल, घास के मैदान की मृदाओं में जैव अंश की मात्रा अधिक होती है। प्रेरी और सवाना के घास के मैदानों में जैवांश की मात्रा इतनी अधिक है कि वह मिट्टी अत्यंत काली और अत्यधिक मुलायम होती है। आई थिंक आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं। जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन, स्वागत करते हैं, नमन करते हैं प्रत्येक भाई बहन है गृहिणी का, जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना, गवर्नमेंट टीचर बनना। जी हाँ, सभी का वेलकम है। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, किस मिट्टी का निर्माण बैसाल्ट चट्टानों के विखंडन से होता है? जो बैसाल्ट चट्टानें होती, मान लीजिए चट्टान हो गया, इसका जब विखंडन हो जाता है, जब इसका टुकड़े टुकड़ों में बट जाता है, तब किस मिट्टी का निर्माण होता है? काली मिट्टी का, लाल मिट्टी का, जलोढ़ मिट्टी का, या इनमें से कोई नहीं? सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। किस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के विखंडन से होता है? वह हमारी दोस्तों काली मिट्टी की बात करेंगे। जी हाँ, काली मिट्टी जो होती है यह बेसाल्ट चट्टानों के विखंडन से प्राप्त होती है, विखंडन से बनती है। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती? ऐसी मिट्टी का नाम बताइए जो कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती, या कह सकते अत्यधिक मात्रा में नहीं होती है, ना के बराबर कह दो। तो किस मिट्टी में जो है कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती? जलोढ़ मिट्टी में, लेटेराइट में, काली मिट्टी में, या लाल मिट्टी में? सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। जी हाँ, कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती वह दोस्तों है काली मिट्टी की बात करेंगे। जी हाँ, काली सबसे ज़्यादा किसके लिए जानी जाती है? कपास उत्पादन के लिए जानी जाती है, सभी प्यारे मित्र जानते हैं। और कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य जो है आपका, सभी प्यारे मित्र जानते हैं, गुजरात की बात करेंगे। पांचवा प्रश्न है दोस्तों, भारत में लाल मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, दोनों में, या मेघालय में? अब आपका कमेंट, आपका फीडबैक क्या कहता है? सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। जी हाँ, सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। जी हाँ, लाल मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक दोस्तों आपके आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में है, अर्थात आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, छठवां प्रश्न है, आपकी स्क्रीन पर है। क्या पूछा जा रहा है कि किस मिट्टी में लोहे और एल्युमिनियम के कण पाए जाते हैं? ऐसी मिट्टी का नाम बताइए दोस्तों जो आपके लोहे और एल्युमिनियम के कण पाए जाते हैं। क्या वह काली मिट्टी है? क्या वह लेटेराइट मिट्टी है? क्या वह आपकी लाल मिट्टी है? क्या वह दोस्तों चिकनी मिट्टी है? सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। राइट ऑप्शन क्या होगा? लोहे और एल्युमिनियम के कण किस मिट्टी में पाए जाते हैं? तो वह हमारी लेटेराइट मिट्टी है। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। लोहे और एल्युमिनियम आपके लेटेराइट मिट्टी में
ये कण पाए जाते हैं। सभी प्यारे मित्र जानते हैं लेटेराइट सॉइल या कि मृदा जो होती मिट्टी होती है, लेटेराइट मिट्टी का निर्माण ऐसे भागों में हुआ है जहां दोस्तों शुष्क व तर मौसम बारी बारी से होता रहता है। यह लेटेराइट चट्टानों की टूट फूट से बनती है और यह मिट्टी चौरस उच्च भूमियों पर मिलती है। जो चौरस उच्च भूमियाँ होती हैं वहाँ पर लेटेराइट मिट्टी मिलती है और इस मिट्टी में लोहा, एल्युमिनियम, चूना जो है अधिक मात्रा में पाया जाता है। अब देखते हैं दोस्तों 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। 7वां प्रश्न क्या कह रहा है, सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे कि धान की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है। लाल मिट्टी, रेतीली, काली, दोमट मिट्टी। देखिए धान की खेती के लिए लगभग ज़्यादातर आपकी सभी प्रकार की मिट्टियों में धान उगाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन जो मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है वह हमारी दोस्तों कौन सी मानी जाती है, दोमट मिट्टी। जी हाँ, दोमट मिट्टी जो है धान के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। अगला प्रश्न है कि मृदा अपरदन को कैसे रोका जा सकता है, यानी मिट्टी का जो कटाव होता है उसको हम कैसे रोक सकते हैं। वनों को काट कर रोक सकते हैं, ठीक है। दल स्तर को वृद्धि करके रोक सकते हैं, वन रोपण करके या बांध करके, ठीक है। यहाँ पर दल ना होके जल होना चाहिए था, मिसप्रिंट हुआ है, जल स्तर में वृद्धि करके। तो देखिए मृदा अपरदन को हम कैसे रोक सकते हैं, मिट्टी के कटाव को हम कैसे रोक सकते हैं। अपने आसपास या कहीं भी एक पेड़ पौधा लगाकर मिट्टी के कटाव को हम रोक सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, जब बहुत सारे पेड़ लग जाएंगे तो वन रोपण करके, अर्थात हमारा दोस्तों सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। अगला प्रश्न यह है दोस्तों, रेगुड़ मिट्टी सबसे अधिक किस राज्य में पाई जाती है। आपके मध्य प्रदेश में, आपके उत्तर प्रदेश में, आपके महाराष्ट्र में या केरल राज्य में। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। रेगुड़ मिट्टी की बात कर रहे हैं। रेगुड़ मिट्टी जो है सबसे अधिक दोस्तों किस राज्य में पाई जाती है, तो वह राज्य दोस्तों हम बात करेंगे महाराष्ट्र की। जी हाँ, रेगुड़ मिट्टी सबसे अधिक कहाँ, महाराष्ट्र में पाई जाती है। रेगुड़ मिट्टी सबसे अधिक दक्कन के पत्थर में पाया जाता है, जो कि महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य में पाया जाता है। महाराष्ट्र और कर्नाटक, ये दोनों आपको नाम याद कर लेना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस प्रकार की मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग करके उसे उपजाऊ बनाया जाता है। ऐसी मिट्टी का नाम बताइए, ऐसी मिट्टी का प्रकार जिसमें जिप्सम का प्रयोग करके उसे उपजाऊ बना लिया जाता है या बनाया जाता है। क्षारीय मिट्टी को, चिकनी मिट्टी को, अम्लीय मिट्टी को या इन सभी मिट्टियों को। तो जिप्सम का प्रयोग करके उपजाऊ बनाया जाता है, वह हमारी दोस्तों क्या कहलाएगी, अम्लीय मिट्टी की बात करेंगे। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इतना तो सभी प्यारे मित्र जानते हैं, आप लोग ज्ञानी हैं, सर्वज्ञ हैं, कि यदि मृदा का पीएच मान 7 होता है तो मृदा कैसे होती है, अभिक्रिया जो होती है उसकी उदासीन होती है। यदि मृदा का पीएच मान 7 से अधिक होता है तो अभिक्रिया क्या होती है, क्षारीय होती है। अगर यदि मृदा का पीएच मान 7 से कम होता है तो यह अभिक्रिया अम्लीय होती है। तो ऐसी मिट्टी का प्रकार जिनकी अभिक्रिया यानी जिनकी मिट्टी का या मृदा का पीएच मान 7 से कम होता है, उसमें क्या करते हैं, आपको जो है जिप्सम का प्रयोग करके उस मिट्टी को उपजाऊ बना लिया जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है कि किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। जी हाँ, ऐसी प्रकार का मिट्टी बताइए, इस प्रकार की मिट्टी जिसमें कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती हो। लाल मिट्टी, काली मिट्टी, दोमट मिट्टी या इनमें से कोई नहीं। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे नीचे कमेंट बॉक्स में। जी हाँ, सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। जी हाँ दोस्तों, सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। मिट्टी दोस्तों जो कार्बनिक पदार्थों में अधिकता होती वह हमारी कहलाती है कौन सी, काली मिट्टी की। जी हाँ, काली मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। अगला प्रश्न दिया गया है कि भारत के किस राज्य में अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है। जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को। जी हाँ, प्रश्न ये कह रहा है कि किस राज्य में अंतर्देशीय यानी देश के अंदर लवणीय आर्द्र भूमि पाई जाती है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या हरियाणा की बात करेंगे। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि बोला गया है। तो लवणीय मतलब लवण युक्त, सभी लोग जानते हैं, नमकीन, इतना तो सभी लोग समझ गए होंगे, लवण मतलब नमकीन। तो अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि हम बात कर रहे हैं, राजस्थान की बात कर रहे हैं। जी हाँ, आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लेटेराइट मिट्टी को अन्य किस नाम से जानते हैं। कृपास मृदा, पथरीली मृदा, रेगुर या मुखरैला मिट्टी। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे।
लेटेराइट मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? 5 सेकंड का वक्त है सभी प्यारे मित्रों के पास। जी हाँ, 5 सेकंड का वक्त है, सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे फटाफट। तो लेटेराइट मिट्टी को दोस्तों किस नाम से जाना जाता है? तो मुखरैला मिट्टी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, काली कपासी मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? काली कपासी या काली कपास मिट्टी को। काली कपास इसलिए बोला जाता है क्योंकि काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा उत्पादन किसका होता है? कपास का होता है। और कपास का अग्रणी राज्य में हम आपको बता भी चुके हैं, गुजरात की बात कर रहे हैं। और काली कपासी मिट्टी को और किस नाम से जानते हैं? तो काली मिट्टी को हम दोस्तों रेगुर के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, रेगुर मिट्टी की बात करेंगे। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना। जायसवाल सर सभी का अभिनंदन, स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं टीचर्स फैमिली शिक्षकों के परिवार पर। जी हाँ दोस्तों, आपका अपना परिवार है। अगला प्रश्न देखिएगा, सभी प्यारे मित्र फीडबैक करें। दोस्तों लेटेराइट मिट्टी सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? हम बात कर रहे हैं लेटेराइट मिट्टी की। दक्कन के पठार में, मालाबार तटीय क्षेत्रों में, समुद्र के तटीय क्षेत्रों में, या इनमें से कोई नहीं। तो लेटेराइट मिट्टी जो सबसे अधिक पाई जाती है वह दोस्तों मालाबार तटीय क्षेत्रों तटीय प्रदेशों में पाई जाती है। लेटेराइट मिट्टी सबसे अधिक मालाबार के तटीय प्रदेशों में पाई जाती है। अगला प्रश्न दिया गया है कि ग्रेनाइट और नाइस चट्टानों के द्वारा किस मिट्टी का निर्माण होता है? काली मिट्टी का, लाल मिट्टी का, दोमट मिट्टी का, या चिकनी मिट्टी का। तो ग्रेनाइट और नाइस चट्टानों के द्वारा दोस्तों किस मिट्टी का निर्माण होता है? सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे, ग्रेनाइट और नाइस। ठीक है, इसमें ई जो दिया गया है ये बहुत ही आपको क्या कर रहा है, कुछ बताने की कोशिश कर रहा है आपको। तो ग्रेनाइट और नाइस चट्टानों के द्वारा किस मिट्टी का निर्माण होता है? वह हमारी मिट्टी दोस्तों लाल मिट्टी की बात करेंगे। ग्रेनाइट और नाइस के चट्टानों द्वारा लाल मिट्टी का निर्माण होता है। लाल मिट्टी का निर्माण जलवायविक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप रवेदार या कायंत्री शैलों के विघटन एवं वियोजन से होता है। और इस मिट्टी में कपास, गेहूं, दालें या मोटे अनाजों की कृषि की जाती। तो लाल मिट्टी में किस प्रकार की कृषि की जाती है? कपास भी किया जा सकता है, गेहूं हो गया, दालें हो गई, या जो भी मोटे अनाज की कृषि की जाती है। अगला प्रश्न दिया गया है कि किस प्रकार की मिट्टी में सबसे कम उर्वरक की आवश्यकता होती है? जी हाँ, ऐसी मिट्टी जिसमें हम खाद भी जो उर्वरक डालते हैं अलग से, आप लोग जानते होंगे, उसमें सबसे कम आवश्यकता होती है। तो उस मिट्टी का नाम बताना है। रेगुर मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, पथरीली मिट्टी। यानी पहले से ही उसमें जैव उर्वरक या खाद पहले से उत्पन्न होता है। तो पहले से उत्पन्न होगा अर्थात वह कहीं ना कहीं से ऐसा स्रोत उसको मिलता होगा। तो ऐसी मिट्टी का प्रकार जिसमें उर्वरक की कम आवश्यकता पड़ती है वह हमारी दोस्तों जलोढ़ मिट्टी की बात करेंगे। जी हाँ, जलोढ़ मिट्टी नदियों से बहकर जो मिट्टी आती है, ज़्यादातर दलदली का होता है, वहाँ पर जो भी पत्ते सड़े गले वो सारी चीज़ें, ठीक है, मिट्टी इस प्रकार होती है, इसलिए उस पर क्या है, कम उर्वरक की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है कि भारत के उत्तरी मैदानों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? जो भारत के उत्तरी मैदान है, ठीक है, भारत का नक्शा तो सभी लोग लगभग जानते होंगे, इस टाइप का ऐसे है, ठीक है, थोड़ा बहुत ऐसे बन पाया है, कोशिश किया हूँ बनाने का, ऐसे कुछ है, ठीक है दोस्तों, और ये कुछ ज़्यादा हो गया है, इतना था। तो इसमें आप बताइए उत्तर किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पर? क्या दिया? उत्तरी मैदान। तो उत्तरी मैदान यहाँ पर क्या हो जाएगा? सभी लोग जानते हैं उत्तरी मैदान। उत्तर हमारा क्या होता है सभी पैर में? उत्तर कहाँ है? उत्तर ये हो गया। दक्षिण कहाँ है? दक्षिण ये हो गया। पूरब और पश्चिम उत्तरी इलाका। और सभी लोग जानते हैं सिंधु नदी, पंजाब, यहाँ नदियाँ ज़्यादातर इलाके हैं। फिर आपका यहाँ उत्तर और पूर्वी इलाका जो हिमालय वाला इलाका हो जाता है। तो उत्तरी और मैदानों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती थी? यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी की बात करेंगे। जी हाँ, नदियों से बहकर जो लाई जाती ज़्यादातर जलोढ़ मिट्टी होती है। दोस्तों किस मिट्टी का प्रायद्वीपीय भारत में सर्वाधिक क्षेत्र है? इस मिट्टी का नाम बताइए जो प्रायद्वीपीय भारत में सर्वाधिक क्षेत्र हो। काली मिट्टी, दोमट मिट्टी, लाल मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। तो दोस्तों किस मिट्टी का प्रायद्वीपीय भारत में सर्वाधिक क्षेत्र है? वह हमारी काली मिट्टी की बात करेंगे। काली मिट्टी का जो है प्रायद्वीपीय भारत में सर्वाधिक क्षेत्र है दोस्तों। 20 नंबर क्वेश्चन, इसके बाद 5 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, 25 प्रश्न कंप्लीट करेंगे और 25 प्रश्न के साथ एक आपका मॉक क्वेश्चन भी साथ में रहेगा।
तो चलिए सुपर 30 ये चल रही है क्लास का नाम, आपका जो सेशन है सुपर 30 है, यानी ईवीएस में हमें 30 में 30 लाना है और सिलेक्शन यहाँ पर ज़रूर से ज़रूर पाना है। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जानते हैं? जो आपकी पुरानी जलोढ़ मिट्टी हो, ठीक है, पुरानी बहुत पुरानी जो नदियों से बहकर आती है, बहुत सालों से पड़ी हुई है, जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है उसको हम किस नाम से पुकारते हैं या जानते हैं? रेगुर, बांगर, खादर या तराई? तो सभी प्यारे मित्र जानते हैं रेगुर तो आपको काली मिट्टी है, काली कपासी मिट्टी को हम क्या है रेगुर के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर पुरानी जलोढ़ मिट्टी पूछा गया है तो ये दोस्तों ये बांगर के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है कि गंगा में जलोढ़ मिट्टी भूमि की सतह से कितने नीचे तक पाई जाती? जो गंगा है, जो गंगा या नदी है उसमें दोस्तों जलोढ़ की मिट्टी की जो भूमि होती है भूमि की सतह में कितने नीचे तक पाई जाती? 100 मीटर तक, 5000 मीटर, 6000 मीटर या 600 मीटर? सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। तो गंगा में जलोढ़ मिट्टी जो भूमि की सतह से कितने नीचे तक पाई जाती तो वह हमारी कहलाएगी 600 मीटर। जी हाँ, 600 मीटर्स की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, स्क्रीन पर है कि कौन सी मिट्टी सूख जाने पर, कठोर एवं गीली होने पर दही की तरह लिपलिपी हो जाती है? गर्मी का मौसम आ रहा है, लस्सी वाला आ रहा है, ठीक है, गर्मी का मौसम आ चुका है, दही की लस्सी बनेगी, गन्ने के जूस पिए जाएंगे और ये शुरुआत सिलसिला हो भी चुका होगा। और कौन कौन भी यह गन्ने का जूस और लस्सी को ग्रहण कर चुका है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, ठीक है दोस्तों। तो मिट्टी के सूख जाने पर, कठोर एवं गीली होने पर दही की तरह लिपलिपी हो जाती है, वह मिट्टी काली मिट्टी है, लाल मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है, लेटेराइट मिट्टी है? तो देखिए इस मिट्टी का नाम आपका दोस्तों लेटेराइट मिट्टी है। लेटेराइट मिट्टी को गीली करेंगे तो यह दही की तरह लिपलिपी हो जाएगी और कठोर करेंगे तो यह सूख जब जाती है मिट्टी लेटेराइट मिट्टी तो यह कठोर बन जाती है, तो यह कहलाएगी लेटेराइट मिट्टी की बात करेंगे। दोस्तों अगला प्रश्न है कि मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं? मिट्टी को अध्ययन करना, अगर हम मिट्टी के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, मिट्टी के प्रकारों के बारे में अध्ययन करें हैं, उसे जंतु विज्ञान कहते हैं, जल विज्ञान कहते हैं, वानिकी विज्ञान या मृदा विज्ञान कहते हैं? तो सभी लोग जानते हैं सोल साइंस की बात करेंगे, ठीक है। मिट्टी के अध्ययन को कहा जाता है, क्या कहा जाएगा? मृदा विज्ञान कहा जाएगा। आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने मिट्टी को कितने वर्गों में बांटा है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की बात कर रहे हैं। इन्होंने मिट्टी को वर्गों में बांटा है। क्या वह 5 वर्गों में बांटा है, 6 वर्गों में, 8 वर्गों में, 12 वर्गों में? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स से नीचे जरूर बताइएगा। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने मिट्टी को कितने वर्गों में बांटा है दोस्तों? तो ये आपके दोस्तों 8 वर्गों में बांटा है। और आप ये भी बोलेंगे सर ये भी बता दीजिए 8 वर्ग है कौन कौन? देखिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने वर्ष 1953 में अखिल भारतीय भूमि उपयोग तथा मृदा सर्वेक्षण संगठन की स्थापना की थी। ये भी प्रश्न आ सकता है कि अखिल भारतीय भूमि उपयोग तथा मृदा सर्वेक्षण संगठन की स्थापना कब हुई? 1953 में हुई। किसके द्वारा किया गया? तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR के द्वारा किया गया, जिसने 1986 में भारतीय मिट्टी को 8 प्रमुख तथा 27 गौण प्रकार की मिट्टियों में बांटा गया। तो कब यह बांटा गया था? 1986 में भारतीय मिट्टी को 8 प्रमुख तथा 27 गौण के प्रकार की मिट्टियों में बांटा गया था। तो ये 8 प्रकार हैं आपका: जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, वन एवं पर्वतीय मिट्टी, शुष्क एवं मरुस्थलीय मिट्टी और लवणी एवं क्षारीय मिट्टी, पीट एवं दलदल युक्त मिट्टी। तो ये 8 प्रकार की मिट्टियाँ हो गई। और आपका ये फाइनली 25 नंबर क्वेश्चन है। इसके बाद हम मॉक क्वेश्चन करेंगे। भारत में वन महोत्सव कब मनाया जाता है? जी हम वन महोत्सव की बात कर रहे हैं। जुलाई में, अगस्त में, नवंबर में, जनवरी में? तो सभी प्यारे मित्र जानते हैं भारत में वन महोत्सव जो मनाया जाता है वह जुलाई के जो हमारा प्रथम सप्ताह होता है, यानी 1 से लेकर 7 जुलाई तक प्रथम सप्ताह जो होता है उसमें वन महोत्सव मनाया जाता है। तो ये आई थिंक आपका जुलाई मंथ हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और मॉक क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। आज का मॉक क्वेश्चन है इस सेशन का कि वनों की विकास हेतु कौन सी नीति चलाई गई थी? राष्ट्रीय जल नीति, राष्ट्रीय वन नीति, राष्ट्रीय कृषि नीति, पर्यावरण क्षरण नीति? तो सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे इस मॉक क्वेश्चन का कि वनों को विकास हेतु कौन सी नीति चलाई गई है। और सेशन ये क्लास कैसा लगा जरूर कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों इंपॉर्टेंट ये बता देता हूँ, हम यहाँ पर दोस्तों लगभग आपको मैं बता देता हूँ 3000, जी हाँ
3000 प्लस MCQs करेंगे इन्वायरमेंट EVS से रिलेटेड, क्योंकि हमारा जो 3000 करना है क्वेश्चंस, और यहाँ पे 30 ऑफ 30 बिल्कुल पक्का होगा। ये 100% श्योर एंड प्योर, और आपके सिलेबस के अनुसार आप सिलेबस चेक कर सकते हैं। सारे क्वेश्चन ऐसे बनाए गए हैं, टॉपिक वाइज बनाए गए हैं, ठीक है, कंबाइंड बनाए गए हैं, जो आपके अदर पूछे भी गए हैं, जो पूछे जाने के चांसेज है, और संभावित प्रश्नों का भी कलेक्शन तैयार किया गया है। अगर आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, क्योंकि आने वाले क्लासेज इससे बेस्ट होंगी, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों सिलेक्शन सर्वोपरि है। तो सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं जल्दी दोस्तों नेक्स्ट क्लास पर। धन्यवाद सभी।